हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब मैकेनिक्स ऑफ ए सिस्टम का मतलब क्या है? यहाँ पर हम कैसे बोल रहे हैं कि वो सिस्टम है। जैसे मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। पहले हमारे पास सिर्फ एक पार्टिकल था, अब हमारे पास पूरा कलेक्शन है पार्टिकल का, दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल। हमें उसकी मैकेनिक्स को स्टडी करना है। मतलब सपोज एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं हम। ये लेना हमें जरूरी है क्योंकि जो भी सिस्टम है उसकी पोजीशन को बताने के लिए कि वो कहाँ सिचुएटेड है। फॉर एग्जांपल दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यहाँ पर हमारा सिस्टम है, पूरा कलेक्शन है हमारे पास पार्टिकल का, ये सारे हमारे पार्टिकल्स हैं। अब हमें पता करना है कि एक जो सिस्टम है उसकी क्या मैकेनिक्स है। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से हमने मैकेनिक्स ऑफ ए पार्टिकल के अंदर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, उसी तरीके से हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए भी लीनियर मोमेंटम को प्रूफ करेंगे, उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम को भी प्रूफ करेंगे और उसी तरीके से एनर्जी को भी प्रूफ करेंगे, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी प्रूफ करेंगे। तो वैसे यहाँ पर हमें रिजल्ट क्लियर है। वहाँ पे फॉर एग्जांपल रिजल्ट क्या था, मतलब जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने पढ़ा था, मतलब P इक्वल्स टू mv। मतलब अगर फोर्स अगर जीरो कर रहे हैं हम तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। और अगर टॉर्क को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो जो एंगुलर मोमेंटम है जिसको हमने L से डिनोट किया था, या फिर हम J से भी डिनोट कर सकते हैं। नोटेशन हम L और Z कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें वहां पर डिफाइन करना होगा कि J यहाँ पर क्या है और L यहाँ पर क्या है, जो कि हमारा ये भी हमारा कांस्टेंट था। अगर टॉर्क की वैल्यू 0 है तो मतलब अगर हम टॉर्क अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट था। और तीसरा था हमारा एनर्जी। रिजल्ट तो अभी हमारे सेम है कि ये भी एज इट इज आंसर आने वाला है हमारा, ये भी एज इट इज आने वाला है, एनर्जी वाला भी एज इट इज आने वाला है। फॉर एग्जांपल जैसे काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या आई थी, T2 माइनस T1, और जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या आई थी, V1 माइनस V2। रिजल्ट तो हमारे यही आएंगे, लेकिन ऐसा क्या है जब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल लेते हैं, मतलब कुछ तो अलग होगा इसमें जो पहले टॉपिक हम कर चुके हैं। तो वो अलग चीज क्या है, वहां पे सिर्फ एक ही फोर्स की बात कर रहे थे हम, यही डिफरेंस है। वहां पर सिर्फ एक फोर्स की बात की थी, यहाँ पर हम एक और फोर्स होगा उसको हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं जो हमने पहले डिराइव किया था और जो हम अब डिराइव करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये हम लिखेंगे कि हमने क्या किया है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल लिया है जो पूरे का मास है वो हम m मान के चल रहे हैं। ये हमें थ्योरी में लिखना है कि मास जो है वो पूरे सिस्टम का m है। एक पार्टिकल की बात करें तो मास m1, दूसरे पार्टिकल की बात करें m2, इसी तरीके से हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। यहाँ तक ये जो कंप्लीट है ये mn तक है। और ओरिजिन से एक पार्टिकल के डिस्टेंस को हम ri बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर एक पार्टिकल की बात करें तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे ये पार्टिकल है, ओरिजिन से लेकर उस पार्टिकल तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, दैट इज r1। ये हम पहले कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इस पार्टिकल की डिस्टेंस यहाँ से क्या होगी, r1, इस पार्टिकल की क्या होगी, r2। इसी तरीके से यहाँ पर यहाँ पर nth पार्टिकल है तो जो nth पार्टिकल की ओरिजिन से डिस्टेंस है वो क्या होगी, rmn। तो यहाँ पर हम डिफाइन नहीं करेंगे, जस्ट यहाँ पर लिखेंगे कि जो mi जो मास है पार्टिकल का, ith पार्टिकल सपोज हम ले रहे हैं, जो ith पार्टिकल का मास है वो mi लेके चलेंगे हम। और यहाँ पर हम ऐसे नहीं करेंगे कि जो फिर I लिख दिया उसके बाद अलग से डिफाइन करेंगे 1 2 3 इस टाइप से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीशन लगा के, मतलब जो I है वो कहाँ से कहाँ तक है, I का मतलब I1 से लेकर n तक है, क्योंकि हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, तो वहां पर हमने फोर्स को क्या लिखा था,
मतलब वहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप का फोर्स था, यहाँ पर दो टाइप के फोर्स है। पहले हम उनको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे। स्टार्टिंग में मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंदर कुछ डिराइव करेंगे हम, उसके बाद हम आएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। अब हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर दो फोर्सेस हैं, फर्स्ट इज एक्सटर्नल फोर्स, सेकेंड इज इंटरनल फोर्स। यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करके भी चलेंगे कि वहां हमने क्या पढ़ा था और यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब वहां पर सिर्फ एक ही टाइप का फोर्स था, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स, बिकॉज एक पार्टिकल था, सिंपल एक ही फोर्स था जो हम अप्लाई कर रहे थे, जो एक्सटर्नल था। लेकिन यहाँ पर इंटरनल फोर्स भी है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे एक्सटर्नल फोर्स है, मतलब यहाँ पर जो फोर्स है वो दो टाइप के होंगे। मतलब अगर हम टोटल फोर्स लिखने की बात करें तो कैसे लिखेंगे टोटल फोर्स को, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। और एक बात और क्लियर कर देते हूँ, यहाँ पे मैकेनिक्स जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम ये भी हो सकता है एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स, उसके अंदर ये भी सब टॉपिक बन सकता है। ये टॉपिक का नाम हो सकता है अलग से, लेकिन अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, मतलब एक्सटर्नल फोर्स हो गया हमारे पास एफ ई, ई स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल फोर्स, या फिर हम इसको ऊपर लिखते हैं, वो ज़्यादा करेक्ट है, प्लस यहाँ पर सपोज ith पार्टिकल को हम चूज कर रहे हैं। सपोज ये हमारा पार्टिकल लिया हमने, ये हमारा ith पार्टिकल। अब इस ith पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स कौन सा लग रहा है, जो एक्सटर्नल है। दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है, जो भी उसके साथ, मतलब सिस्टम है कंप्लीट, तो उसके साथ भी तो पार्टिकल है, उनकी वजह से भी कुछ फोर्स फील करेगा ये। तो इसलिए जो ये ith पार्टिकल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनल फोर्स। क्योंकि जो बाकी के पार्टिकल बच गए, ith पार्टिकल हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं कि सपोज हम ये ith पार्टिकल ले लिया, हम इसको भी ले सकते हैं, तो बाकी जो भी पार्टिकल बच गए उनकी वजह से वो कितना फोर्स फील कर रहा है, मतलब कितना फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, हमें उसको भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा अगर हम कंप्लीट सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे, और ये मान लो jth पार्टिकल है, ये इसके ऊपर भी फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ith पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है, कौन से पार्टिकल की वजह से, jth की। jth हमने सिर्फ एक ही माना है फिलहाल, लेकिन jth पार्टिकल का मतलब ये है कि बाकी के पार्टिकल्स भी इसके अंदर इंक्लूड है। कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे फोर्स लग रहा है ith पार्टिकल के ऊपर jth पार्टिकल की वजह से, क्योंकि ऐसे ही डिफाइन करते हैं ना। अगर हम ये लिख रहे हैं F12 लिख दिया हमने, तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स सेकंड पार्टिकल ने लगाया है फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर। और अगर हम ऐसा लिख रहे हैं 2-1, इसका मतलब क्या है, ith पार्टिकल ने सेकंड पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाया। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है उसका मतलब क्या है, F इक्वल्स टू F एक्सटर्नल, E एक्सटर्नल है, F I J का मतलब है jth पार्टिकल ith पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा रहा है। ओके, लेकिन जो ये J है, ये पार्टिकल कितने हैं, अब यहाँ पर हमें डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही पार्टिकल नहीं है कि एक ith पार्टिकल था, एक jth पार्टिकल था। सिर्फ jth पार्टिकल ने उसके ऊपर फोर्स लगाया है, पूरा सिस्टम है, तो यहाँ पर jth की वैल्यू वेरी करेगी, मतलब jth पार्टिकल क्या क्या होगा हमारा 1 to n, ये हमें यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे इसको डिफाइन करेंगे। और एक और बात, यहाँ पर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब ये भी हमें फैक्टर इंक्लूड करना पड़ेगा, यहाँ नहीं, लेकिन जैसे नेक्स्ट उसमें जब हम इसका कंप्लीट का समीशन लेंगे, सिर्फ ith पार्टिकल, ith मतलब खुद के ऊपर ही जो भी फोर्स कुछ एक्सर्ट कर रहा होगा, उसको हम यहाँ पर नेग्लेक्ट लेके चलते हैं। मतलब हम क्या लिखते हैं कि जो ith है वो jth के नॉट इक्वल है, ये इक्वल नहीं हो सकता। मतलब अगर ये इक्वल हो गया तो मतलब ये पार्टिकल खुद के ऊपर ही फोर्स लगा रहा है, तो वो हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि अलग मतलब और दूसरे पार्टिकल की वजह से उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम फोर्स को मतलब लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। जो भी लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जो भी हमने बोला है, मतलब इस टर्म को डिफाइन किया है, वो कंप्लीट हमें थ्योरी के अंदर लिखना है।
यहाँ पे सिर्फ हम मैथमेटिकल डिस्कस करेंगे। वैसे भी डायग्राम को देखकर हम थ्योरी अपने आप लिख सकते हैं, और जो भी हमने यहाँ पर लिखा है वी कैन डिफाइन इजीली। तो F को डिफाइन करते हैं। F का मतलब क्या होता है? F जो भी हमने न्यूटन लॉ ऑफ सेकंड से जो हमने लिखा था dp/dt, जो भी फोर्स की वैल्यू है वो किसके बराबर है? इसके बराबर। इसको हम और भी किस तरीके से लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब P लिखा हमने, P का मतलब है यहाँ पर लीनियर मोमेंटम और उसके ऊपर डॉट। सिंगल डॉट का मतलब होता है एक बार डेरिवेटिव, और अगर हम डबल डॉट लगा दें तो इसका मतलब है दो बार डेरिवेटिव। ये हमारे पास F। इसको और कैसे लिखेंगे, मतलब P को कैसे लिखते हैं, या फिर इसको और किसी तरीके से लिखने का क्या तरीका है? मतलब M P क्या है हमारे पास? MV। अगर हम आयत लिखेंगे, क्योंकि फोर्स आयत पार्टिकल के ऊपर देख रहे हैं हम, यहाँ पर भी हम I लिखेंगे, यहाँ पर भी हम I लिखेंगे, और यहाँ पर भी I लिखेंगे। इसको और किसी तरीके से कैसे लिख सकते हैं? M का मतलब P का मतलब M इंटू V होता है, तो MI इंटू VI डिवाइडेड बाई dt। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और किसी दूसरे तरीके से लिखेंगे इसको, MI तो सेम ही रहेगा, V मतलब dr/dt, तो इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। कंप्लीट इक्वेशन का समीशन जो ये हमने यहाँ पर लिखा है, इस कंप्लीट इक्वेशन का जब समीशन लिखेंगे तो क्या लिखना है हमें? अब हम एक बार और समीशन लेंगे इक्वेशन फर्स्ट का। यहाँ पर ये लिखने का हमारा क्या पर्पज है कि Fi की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसकी जगह पे सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। Fi की जगह पे हम क्या लिखेंगे? Mi, यहाँ पे लिखते हैं Mi d स्क्वायर r मतलब डबल डेरिवेटिव dt का स्क्वायर, dt स्क्वायर इक्वल्स टू Fe प्लस 1 Fij। यहाँ पर एक बार और समीशन करने का मतलब है, हम क्यों समीशन कर रहे हैं? यहाँ पर हमने सिर्फ ये माना था एक ith पार्टिकल है, jth पार्टिकल मतलब jth पार्टिकल मतलब जो nth पार्टिकल है ith पार्टिकल को छोड़ के, लेकिन कंप्लीट समीशन मतलब ith को भी jth का समीशन हम कर चुके। अब ith समीशन लेंगे, मतलब इस इक्वेशन का जब ith समीशन लेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? ith समीशन लिखने का मतलब है पूरे सिस्टम का समीशन करके लिखना कि एक्सटर्नल फोर्स या फिर जो भी इक्वेशन है हमारी वो क्या आएगी। अगर हम इसका समीशन करके लिखते हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे Mi को हम बाहर भी लिख सकते हैं, क्योंकि Mi तो मतलब मास है, वो एज इट इज ही रहेगा। समीशन dr स्क्वायर dt ri इक्वल्स टू समीशन Fe, मतलब यहाँ पर भी समीशन लगा देंगे, ये ith पे है, यहाँ पर हम ith लिखेंगे क्योंकि अब हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। उसके अंदर जो भी था वो हमने इस इक्वेशन में लिखा था, अब हम पूरे सिस्टम के लिए समीशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर Fe हो गया। जब यहाँ पर समीशन लिखेंगे तो यहाँ पर डबल समीशन आएगा, क्योंकि j इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक तो हम समीशन कर चुके, लेकिन ith अभी बाकी है, तो उसके लिए भी हमें समीशन करना पड़ेगा, पूरे सिस्टम के लिए भी। तो ith इस तरीके से j इक्वल्स टू 1 to n, यहाँ पर हमारा है Fij। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, वो क्या लिखेंगे हम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पूरे सिस्टम की, पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम I नॉट इक्वल्स टू j लिखेंगे, क्योंकि ith खुद के ऊपर ही कोई फोर्स नहीं लगा रहा। यहाँ पर I इक्वल्स टू I नहीं लिख सकते, यहाँ पर लिखना ये हमें जरूरी है। ये जो भी फैक्टर लिखा है हमने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समीशन के नीचे ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है। ओके, यहाँ तक समीशन कर दिया हमने। उसके बाद क्या है, जो भी राइट हैंड साइड में जो टर्म है, मतलब जो Fe है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल फोर्स, जो टोटल फोर्स है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इसकी बात करते हैं Fij।
अब हमने सिर्फ 2 ही पॉइंट को रेफरेंस लेके बात की थी। अगर हम कोई 2 और पॉइंट लें, जरूरी है नहीं है ना कि सिर्फ ये पार्टिकल ही इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये पार्टिकल भी तो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो जो भी एफ आई जे है वो किसके इक्वल होगा, माइनस जे आई। मतलब जो ये ओवरऑल अगर हम बोलें न्यूटन थर्ड लॉ से, या फिर हम लिख सकते हैं, वैसे हमें सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है न्यूटन थर्ड लॉ से कि जो भी पार्टिकल्स हैं वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, तो इसलिए ये जो टर्म है वो हमारी नेग्लेक्ट हो जाएगी, हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। मतलब जो टोटल फोर्स है, जो भी ई है वो, क्योंकि समीशन ये ऑलरेडी डिफाइन है हमें कि ये ओवरऑल सिस्टम की बात है, तो ये हमारे पास एफ आई एफ ई एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम आई डी आर स्केयर आई डी। ये हमारा रिजल्ट है। इसमें सिर्फ टॉपिक यही आएगा, मैकेनिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल। अगर क्वेश्चन लीनियर मोमेंटम का, एनर्जी का या एंगुलर मोमेंटम का आता है तो वो अलग से, मतलब जरूरी नहीं है कि वो इसको साथ में इंक्लूड करके दे, उसके लिए अलग से ऐसे आते हैं। जैसे क्वेश्चन पेपर में, मतलब एग्जाम में, स्टेट एंड प्रूफ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इस टाइप से आते हैं। या फिर ये स्टेट एंड प्रूफ कंजर्वेशन ऑफ, यहाँ पर लीनियर मोमेंटम की जगह पे एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है, एनर्जी भी हो सकती है। ये जस्ट हमने क्यों किया है टॉपिक, जस्ट एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स को बताने के लिए कि एक सिस्टम की जब बात करते हैं तो कौन कौन से फोर्स होते हैं, और जब भी हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे तो ये टर्म्स हमारी यूज होंगी। इसलिए उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को शुरू करने से पहले एक बार हम, एक टर्म और है बिल्कुल छोटी सी, वैसे 1-2 मार्क्स में हो सकता है कि पेपर में आ जाए, लेकिन कंप्लीट सेंटर ऑफ मास है उस टर्म का नाम, लेकिन वो 5 मार्क्स के या फिर 4 मार्क्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट एक डेफिनेशन दी हुई है, एक बार उसको कर लेते हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सेंटर ऑफ मास, वैसे हम ये टर्म पहले पढ़ चुके हैं लेकिन बुक में दी हुई है, तो हम जस्ट डेफिनेशन यहाँ पर देखेंगे कि क्या होता है। व्हाट आई मीन बाय सेंटर ऑफ मास। अगर डेफिनेशन की बात करें सिंपली, सपोज नोटेशन हम आर यूज कर लेते हैं। आर क्या होती है, समीशन ओवर आई, एम आई आर आई, समीशन एम आई। अगर इसको ओपन करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मतलब आई का मतलब क्या है, 1 to nth, यहाँ पर हम n लिखेंगे, m1 r1 प्लस m2 r2, इसी तरीके से nth तक, mn या फिर बड़ा n भी लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 m3। जस्ट ये हमारा सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन है, सिर्फ इतना भी सफिशिएंट है। और वैसे देख लेते हैं एक बार कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। मतलब ये जस्ट ऐसा नहीं है कि जैसे लिखा होता है, मतलब एक कोई भी बॉडी मान लेते हैं, कोई सिस्टम मान लेते हैं, ऐसा सुपोज किया जाता है। इन एक्चुअल ऐसा नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास जिस तरीके से लिखा हुआ है ऐसा है कि कोई भी एक बॉडी है जो उसका पूरा का पूरा मास है वो उसके सेंटर में कंसंट्रेट होता है। इस टाइप की डेफिनेशन यूज होती है सेंटर ऑफ मास की, लेकिन इन एक्चुअल ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ जस्ट कैलकुलेशन के लिए या फिर इजी कॉन्सेप्ट के लिए हम ऐसा बोल देते हैं कि कंप्लीट जो मास है वो सेंटर के अराउंड ही कंसंट्रेट होता है। सिर्फ ये हमारी डेफिनेशन है। वैसे बोल सकते हैं इन एक्चुअल नहीं, लेकिन फॉर मैथमेटिकल इजी हो जाए इसलिए बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ डेफिनेशन है।
तो हम अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और इसके लिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए थोड़ा सा ही डिफरेंस है जो हम पहले कर चुके हैं, साथ ही साथ जो हम पहले कर चुके वो भी कवर होगा जो हमने एक पार्टिकल के लिए किया था। अब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए करेंगे। तो नेक्स्ट जो भी हेडिंग है हमारा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी मैकेनिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, लेकिन अगर एग्जाम में आया तो ये कंप्लीट लिखा हुआ है यहाँ पर कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ओके, अभी हमने क्या लिखा था? अभी हमने एक डेफिनेशन लिखी थी जो भी आर है, या फिर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं लीनियर मोमेंटम है तो हमने लिखा था आर, किसके इक्वल था? एम आई आर आई एम आई। यहाँ पर एम आई का मतलब क्या है? टोटल मास, जो हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं। तो ये समीशन एम आई का मतलब है टोटल मास। इसी इक्वेशन से कैसे? अब देखो हम कॉन्टिन्यूटी में चल रहे हैं, मतलब जो भी हम पहले टॉपिक कर चुके हैं ऐसा नहीं है कि वो हमारा यूज नहीं हुआ है, वो टॉपिक आया ही इसलिए था क्योंकि वो टॉपिक का यूज होना है हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में। तो यहाँ से अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? इसको यहाँ पर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो एम आर एम, इसको कैसे लिखेंगे? कंप्लीट ऐसे ही ठीक है ये, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। जब हम इसका टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, मास चेंज नहीं होगा, मास तो हमारा m ही रहेगा। m dr का मतलब क्या है? सॉरी, मतलब r का मतलब यहाँ पर एक पोजीशन है, तो इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? dr अपॉन dt इक्वल्स टू mi dri डिवाइडेड बाय dt प्लस mi, मतलब यहाँ पर हम वैसे 1 भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी ठीक हो रहा है, ये mi को बाहर रख लेंगे, समीशन लगा देंगे और dri डिवाइडेड बाय dt। फिर भी हम थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको एक्सपेंड करके, ये किसके इक्वल होगा? mn इक्वल नहीं होगा, इस तरीके से है ये mn बाहर drn डिवाइडेड बाय dt। ओके, जो भी हमारा dr डिवाइडेड बाय dt है, अब पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फॉर एग्जांपल जैसे हम du डिवाइडेड बाय dt करते हैं, वो क्या होता है हमारा? सॉरी, ये u तो यहाँ पर वेलोसिटी होगी ना, यहाँ पर कोई भी पोजीशन या फिर s मान लेते हैं, ds अपॉन dt भी होता है। तो यहाँ पर क्योंकि बड़ा m है, क्योंकि पूरे सिस्टम के लिए है, तो dr अपॉन dt यहाँ पर बड़ा लिख लेंगे हम, ये वेलोसिटी होगी। अब mi एज इट इज रहेगा, या फिर समीशन ऐसे ही लिख देते हैं हम इसको, mi i टेंड्स टू 1 to n, और समीशन इसको बाहर भी लिख सकते हैं, अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको कैसे लिखेंगे? di, सॉरी यहाँ पर bi। ओके, अब ध्यान से देखें हम इस टर्म को कि ये टर्म क्या है। हमें पता है कि जो भी m v है वो क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। तो ये हमारा क्या है? p, इसको हम बड़ा P लिखेंगे क्योंकि पूरे सिस्टम के लिए, और इसको हम क्या लिखेंगे? i1 to n, या फिर इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हैं क्योंकि आगे जाके ये टर्म हमारी यूज हुएगी। हमें कहाँ पहुंचना है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में पहुंचना है। जब हम इस टर्म का अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें, मतलब p का डिफरेंशिएशन करेंगे दोबारा, dp अपॉन dt इक्वल्स टू नहीं,
दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिलहाल p को हम लिख सकते हैं dri डिवाइडेड बाई dt, और दोबारा अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और समीशन हम भूल नहीं सकते, समीशन हमें लिखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम समीशन लिखना भूल जाते हैं, लेकिन वो हमें जरूरी लिखना है। तो i 1 to n हो गया। अब ध्यान से देखें, ये जो टर्म है, यहाँ पे जो हमने टर्म है, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो टॉपिक किया था मैकेनिक्स ऑफ द सिस्टम का, रिजल्ट क्या था, रिजल्ट हमारा ये था एफ ई किसके इक्वल होता है, समीशन i 1 to n mi dr स्क्वायर dt, ये हमारा रिजल्ट था। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस टर्म की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ आई लिख सकते हैं आराम से। थोड़ा ऊपर करते हैं, हम यहाँ करते हैं, देखो मतलब t था mi dr स्क्वायर dt, ये हमारा f है, सॉरी यहाँ से हम dt डिवाइडेड बाई dt, इसको हम क्या लिखेंगे, एफ ई टोटल फोर्स, एफ ई मतलब टोटल, सॉरी एफ आई था यहाँ पर, एफ ई नहीं था, एफ आई था, क्योंकि ठीक है मतलब यहाँ पर हमारा कहने का मतलब टोटल फोर्स ही है, जरूरी नहीं है, मतलब ई तो हमने जस्ट एक्सटर्नल फोर्स के लिए लगाया था ना, क्योंकि हमारा बचा क्या था लास्ट में, एफ ई ही बचा था, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से। जो भी हमारा लास्ट का रिजल्ट था, मतलब एफ का मतलब यहाँ पर रिलेटेड टू टोटल फोर्स ही है, बाद में वैसे भी हमारा यही बचा था, क्योंकि एफ आई को तो हमने इस टर्म के बराबर प्रूफ कर दिया था। तो यहाँ पर हमारा क्या है, एफ ई मतलब इसका मतलब टोटल फोर्स है दोनों, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने इससे इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स को लिखा था, लेकिन बाद में वो नेग्लेक्ट हो गई, वो अलग बात है। डी पी अपॉन डी टी। अब हमारी थ्योरम क्या कह रही है, सॉरी थ्योरम नहीं, मतलब जो भी स्टेटमेंट हमने लिखी है, स्टेटमेंट क्योंकि पेपर में इस तरीके से आता है ना, स्टेट एंड प्रूफ, तो पहले हमें स्टेटमेंट भी पता होनी चाहिए, लेकिन हम लास्ट में लिख रहे हैं उसको, क्योंकि लास्ट में जो भी हमें दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से हम लिखेंगे कि जो भी हमने अभी तक किया है, हमने क्या एनालाइज किया है, कि क्या किया है हमने। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर दें तो क्या लिखेंगे हम स्टेटमेंट में, क्या लिखेंगे, इफ टोटल फोर्स on a system of a particle then the linear momentum is conserved या constant। तो इसको लिखेंगे मतलब f अगर जीरो हो जाएगा तो ये टर्म क्या बनेगी, dp अपॉन dt इक्वल्स टू जीरो। किसी का भी डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब क्या है, वो क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो p क्या हो गया हमारा यहाँ पर, कांस्टेंट, p का मतलब है लीनियर मोमेंटम। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। और अब हम लास्ट में लिख सकते हैं, अगर ये टॉपिक एग्जाम में आता है तो स्टेटमेंट हम सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने बाद में लिखी है, बाद में भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं कि अगर फोर्स जीरो है तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर स्टेटमेंट एंड प्रूफ अगर एग्जाम में आता है तो स्टेटमेंट हम पहले लिखेंगे। अगर टोटल फोर्स जीरो है सिस्टम पे तो जो भी लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। डेरिवेशन हमने कर लिया। ओके, थैंक यू।